अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। मोहब्बतों का, दुआओं का और उस तमाम फीडबैक का जो आप स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी उन अल्फाज के ज़रिए एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूं, इस तरह की फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूं जो इतनी बेचैनी के साथ इस स्टोरी का इंतज़ार करते हैं और एक स्टोरी को बार बार सुनते हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि मेरे स्टोरी सुनाने के अंदाज़ को आप लोग इतना पसंद करते हैं कि फ़ीडबैक में जिस तरह का आप लिखते हैं खुशी होती है और दिल चाहता है कि एक एक कमेंट्स जो पढ़ रहा हूँ उसके नीचे फ़ीडबैक दूं, अपना भी लिखूं दिल की बात, लेकिन वो इतने ज़्यादा होते हैं। फिर अगर सोचता हूँ एक को जवाब दिया तो बाकी को भी जवाब देना पड़ेगा, वरना बाकी कहेंगे जी उनको जवाब दिया हमें नहीं दिया। बाखुदा इसलिए रुक जाता हूँ, वरना जितने मोहब्बतों का इजहार आप लोग करते हैं, सिर्फ इतना कहूँगा लव यू सो मच एंड अगेन लव यू सो मच। कहानियाँ आपकी हैं, कोशिश करता हूँ इस अंदाज में सुनाऊँ कि आप भी उस कहानी का हिस्सा बन जाएं, महसूस हो कि आप भी उस लोकेशन पे मौजूद हो। एक सच्ची कहानी जो मुझे भेजी है आयशा ने स्वीडन से, नाम फर्जी है, स्वीडन बिल्कुल रियल है। उन्होंने कहा मेरी कहानी को इसलिए सुनाइए, आपको मैं इसलिए कहानी नहीं भेज रही कि एक हॉरर स्टोरी है और आपके सुनने वाले खौफनाक कहानियाँ सुनते हैं तो इस कहानी को भी सुने, बल्कि मैं इसलिए ये कहानी आपको सेंड कर रही हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कोई जिन शिन नहीं है, कोई इस तरह की मखलूक नहीं है, ये कहानियाँ भी झूठ होती हैं, ये हमें ख़ुद से बनाई होती हैं और ये सब झूठ होता है। तो उनको बताइए कि ये झूठ नहीं, ये सच है। हमारी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है और अभी तक हम उस सिचुएशन से जिस तरह गुजर रहे हैं, तो इस स्टोरी को जब आप सुनाएंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये झूठ नहीं, ये सच है। फर्जी नाम उनका आयशा है। आयशा से ही मुखातब करूँगा। आयशा जी, मेरा ख़ुद बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ों से ज़िंदगी में पाला पड़ चुका है। आपने राज प्रोग्राम में मुझे देखता होगा जिन्नात के पीछे भागते हुए, एक जनूनी शख्स को देखा होगा, एक पागल शख्स को मुझे देखा होगा जिसको जुनून है, आज भी वो कर रहा है। बहुत सारी वो स्टोरीज जो मैं कैमरा नहीं था और मैं ऐसी जगहों पे गया और मैंने जा कुछ बहुत कुछ देखा, या बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिनका मैंने भी इलाज किया। अब बहुत सारे लोग जब मुझे भी कहते हैं कि जी ये कहानी आप बैठ के आज के दौर में कौन सी किस दौर की कहानी सुना रहे हैं, तो मैं हंसता हूं उनके ऊपर। मैं कहता हूं ओ भाई आप तो कहानी को गलत कह रहे हैं, नाउज़ बिल्ला। लोग तो कहते हैं कौन सा अल्लाह, कहाँ है अल्लाह? तो मैंने कहा मैं किस किस को मुतमईन करूँ, मैं तो सिर्फ एक जो सच कहानी है वो सुना देता हूँ। जिसने सुननी है वो सुने, जिसने नहीं सुननी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। सो सच्ची कहानी आयशा की जो स्वीडन से उन्होंने मुझे भेजी है, उन्हीं की ज़बानी। समी उनके शौहर का नाम जो फ़र्ज़ी तौर पे कहानी में रखा गया है, उन्हीं की ही ख्वाहिश पे समी नाम रखा गया है। समी एक डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे जुड़े हुए हैं और स्वीडन के अंदर ही ये फैमिली मुकीम है। और उनकी जो वाइफ जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है वो भी डॉक्टर ही हैं। सॉरी, उनकी वाइफ ने मुझे कहानी नहीं भेजी, कहानी तो किसी और ने आगे से भेजी है। उनकी जो वाइफ भी हैं वो भी आगे से डॉक्टर हैं। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश मिजाज, हंसमुख जोड़ा, फ़न करने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला और बहुत ऐसे लोगों में उनका शुमार होता कि जिस महफ़िल में ये दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर दोनों ही जाके बैठते तो लोग इनकी कंपनी को, महफ़िल को एंजॉय करते। हम कहते होते हैं जिस भी महफ़िल में जाना, उस महफ़िल को इस तरह चार चांद लगा देने के लोग आपके गर्विदा हो जाएं। और यही हाल समी और उसकी बेगम का था कि जहाँ भी जाते लोग उनके गर्विदा हो जाते, वो महफ़िल को चार चांद लगा देते। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी और हर दफ़ा जिस तरह वो प्लान करते थे छुट्टियां आएँ तो पाकिस्तान चलें, पाकिस्तान से तो दुनिया दूर, पर देश तो चली जाती है, लेकिन देश की मोहब्बत, देश की मिठास और मट्टी की खुशबू से प्यार बसा रहता है।
तो जब भी ज़िंदगी में मौका मिलता है, एक ही ख्वाहिश होती है, जल्दी से पाकिस्तान चलें और इस मट्टी को चूम आएँ, उस धरती को चूम आएँ, अपनों से गले मिलाएं और फिर यादें ताज़ा करके वापस उस मुल्क को लौट जाएं। और ऐसा ही फैसला किया समी ने। बेगम से कहा, इस दफ़ा जब छुट्टियां आ रही हैं तो तैयारी बांधना शुरू कर दे, बहुत साल हो गए हैं पाकिस्तान गए हुए, अपने पाकिस्तान कराची चलते हैं। तो बेगम भी खुश हो गई कि हाँ, ये एक ज़बरदस्त मौका होगा, फैमिली के साथ कराची जाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और खूब पाकिस्तान की बातें होंगी, पुरानी यादें होंगी, पुराने दोस्त होंगे, पुराने रिश्तेदार होंगे और पुराने सपने होंगे जो वहाँ पे देखे थे। कुछ अधूरे रह गए, कुछ पूरे हो गए। अब इंतज़ार था जल्दी से छुट्टियां आएँ, गर्मियां आएँ तो हम पाकिस्तान चलें। दोनों अपने अपने फील्ड में एक मंझे हुए डॉक्टर थे, नामवर डॉक्टर थे, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे खुश इखलाक थे, वहीं पे अपने शोबे से प्यार करने वाले लोग थे। बाहर वैसे भी एक कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर जिसको भी देखते हैं बहुत ही तवज्जो से देखते हैं। हमारे, मैं खैर इस तरफ नहीं आना चाहता, पाकिस्तान की तरफ, अच्छे बुरे हर जगह पे लोग हैं। दोनों अपने अपने शोबे से बहुत ही मोहब्बत करने वाले, टाइम देने वाले, और हट के भी कोई मिलने वाला, अननोन भी मिल जाता तो इनको पता लगता, तो दोनों मियाँ बीवी खुल के उसकी मदद भी करते, और मदद भी इस अंदाज में करते कि एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को पता भी ना चलता। इनका मकसद पब्लिसिटी नहीं होता था, ना ये अपने ऊपर एक ठप्पा लगवाते कि जी हम बड़े सखी लोग हैं, लोगों में बांटते हैं। खामोशी के साथ लोगों की मदद करते, इंसानियत की केयर इनका फ़र्ज़ था, और कहते थे जहाँ पर भी हमें फ़र्ज़ नज़र आता हम अपना फ़र्ज़ निभाते। हमें ये पता था ये ज़िंदगी जिस रब ने दी है तो इसलिए दी है, ये शोबा भी रब ने डॉक्टर का इसलिए दिया है कि इंसानियत की खिदमत कर सकें। तो एक अंदर जो इंसानियत थी वो हर वक्त एक्टिव होती लोगों की मदद करने के लिए। और वो टाइम आ पहुंचा, खुशी खुशी मियाँ बीवी ने अपने अपने बैग तैयार किए, सामान पैक किया और बैठ गए उड़न छू तिश्तरी पे, जिसको हम जहाज़ कहते हैं, और रवाना हुए पाकिस्तान की तरफ। जहाज़ रनवे से उड़ता हुआ जब फ़ज़ाओं में पहुंचा तो एक दिल के अंदर उनकी बेगम के ये कहना है कि खुशी, एक ठंडक का एहसास था कि उस धरती, उस मट्टी पे जा रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार है। आज बहुत पुराने लोग, पुरानी बातें, पुराने महल्ले, पुराना सब कुछ अभी से ही दिमाग में आना शुरू हो गया था। और दोनों बैठे जो खामोशी से जहाज़ में सफ़र तय कर रहे थे, वो कह रहे थे उसको भी मिलना है, उसका भी नंबर ढूंढना है, उसको भी किसी तरीके तलाश करना, और स्पेशली उस स्कूल तो ज़रूर जाना है जहाँ पे पढ़े थे, और उस घर तो ज़रूर जाना है, उस घर ज़रूर जाना है। बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं जो इंसान पहले से ही कर लेता है, क्योंकि यूरोप में रहने वाले, बाहर रहने वालों का सबसे बड़ा खुशी का ठिकाना ये होता है कि अपनी धरती पे जाना और उससे पहले प्लानिंग कर लेना। जिस तरह हम ख्वाब देखते हैं कि पूरे होंगे नहीं, तो यूरोप वालों के ये ख्वाब होते हैं कि धरती पे जाके इन सपनों को पूरा करें, अपनों से मिलने। मैं बहुत सारे उन लोगों को जानता हूँ 20-20, 25-25 साल हो गए हैं जो आना चाहते हैं अपने मुल्क, लेकिन आ नहीं सकते। हो सकता है उनका मुल्क पाकिस्तान ना हो, कोई और हो, लेकिन अभी तक आ नहीं सके। जहाज़ उतर गया, खुशी खुशी बैग उठाए, घरों को पहुँचे, बहुत ही खुशी के साथ वेलकम किया गया। काफ़ी सालों बाद तशरीफ़ लाए थे मियाँ बीवी, दोनों ने बहुत ही खुशी के साथ वेलकम किया। खाने पकाए गए, रिवायती खाने जहाँ पकाए गए वहीं पूछा भी गया क्या फरमाइश है, क्या खाएंगे। समी को भी बहुत कुछ खाने पीने की कुछ ख़ास सब्जियाँ थीं जो बहुत पसंद थीं, उन्होंने वो फरमाइश की, और उनकी बेगम ने भी कुछ अपनी पसंद की चीज़ें बताई, क्योंकि हर धरती का अपना जायका है। हर धरती की, जहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ खुशबू है, वहीं पे जायकों का भी फ़र्क है। बिरयानी पाकिस्तान में भी बनती है, लेकिन जब मैं अमेरिका में खाता था तो यहाँ से गई हुई हमारी भाभी जब अपने हाथ से पकाती थी तो वही पाकिस्तान का जायका था, लेकिन वहाँ के बनाते थे तो उनका जायका भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस तरह पाकिस्तान की तरह नहीं था, वो अपनी जगह पर अच्छा था। बहुत सारे खाने खाए, बहुत सारे लोगों से मिले, हल्ला गुल्ला। एक ईद का सा समा हो जाता है जब परदेसी परदेश से आते हैं और पता होता है कि इन्होंने लौट जाना है, दिन बहुत कम है, तो सबकी ख्वाहिश होती है इनके साथ मुलाकात हो। तो अब सिलसिला इस तरह का शुरू हो गया कि जिनको पता लगता गया वो सारे मिलने के लिए आना शुरू हो गए। और मियाँ बीवी की ख्वाहिश भी थी जितने दिन के लिए आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों से मिल सकते हैं हम मिल लें, और अगर टाइम मिला तो हम कहीं पाकिस्तान के किसी इलाके में घूम भी आएंगे।
कराची के जिस इलाके में वो रह रहे थे वो एक मिडिल क्लास इलाका था, ना ही बहुत ही अमीरों कबीर ना ही गरीब, खाते पीते खुशहाल लोग, बड़ी बड़ी कोठियाँ, इस तरह का वो इलाका था। मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था, खाने भी खिलाए जाते थे। कभी कहते इतना अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था कि कभी हम किसी रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते, जब घर के सारे खाने खा लिए तो फिर सिलसिला शुरू हुआ रेस्टोरेंट पे जाने का। फिर हम लोग रेस्टोरेंट पे पहुंचे और रेस्टोरेंट पे मज़े मज़े के अपनी पसंद के खाने खाए। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और ख्वाहिश ये थी ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे फैमिली के साथ वक्त गुजारें। समी अपनी आदत के मुताबिक जब भी किसी बच्चे को देखते, ना सिर्फ उसको प्यार करते, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के भी उसको देते, या कुछ खिलाने को कोई चीज़ ख़रीद के दे देते, या किसी अपने रिश्तेदार करीबी को बुला के कहते ये वाली चीज़, मुझे ये बच्चा बहुत क्यूट लगा है, इसको ये वाली चीज़ लेके दे दो। और बीवी भी ऐसी ही थी, सब बच्चों को जो अपने रिश्तेदारों के थे, मिलने वालों के थे, दोस्तों से, उससे हट के मोहल्ले के भी जो कुछ बच्चे थे तो उनसे इसी तरह प्यार करते दोनों मियाँ भी। जब भी किसी मार्केट में जाते तो चॉकलेट्स और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाते, और जहाँ कोई बच्चा नज़र आता उनको प्यार भी करते, उससे खड़े होकर पूछते कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छा गुड, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, गुड, कौन सा टीचर अच्छा लगता है, और इस तरह की मज़े मज़े की बातें करते। बच्चे फ्री भी हो जाते और उनके बाद उनको खाने को भी देते। क्योंकि शोबे से डॉक्टर के, वो एक डॉक्टर थे और जिस किसको भी पता लगता कि ये डॉक्टर हैं तो वो ज़रूर अपना मसला भी उनके साथ डिस्कस करता। शमी साहब, मुझे ना बड़े अरसे से दिल का ये मसला है, आप स्पेशलिस्ट हैं दिल के, तो यार मेरे दिल का ये मसला है, मैं क्या करूं। तो शमी साहब उसका सारा बैठ के सुनते और उसको प्यार से बताते और कहते आप ये करें, ये करें। क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है, जो बाहर का डॉक्टर है, बाहर से आया हुआ, यकीनन वो यहाँ से ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उससे मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद। तो बहुत सारे लोग जहाँ समी से दिल के बारे में मशवरा करते, वहीं पे उनकी बेगम साहिबा से भी ढेर सारे फ्री में बग़ैर फ़ीस के मशवरे दिए जाते और वो भी खुशी खुशी सबको इलाज बताते। ये एक बहुत ज़बरदस्त टाइम था दोनों मियाँ बीवी के लिए। स्पेशली बेगम का कहना ये है कि टाइम का पता ही नहीं लग रहा था, दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलता था। मिलना मिलाना और स्पेशली पुराने दोस्तों का, पुराने रिश्तेदारों का मिलना हमारे लिए ऐसा था जैसे हमारी ईद हो। थकन का कोई एहसास नहीं था, कोई लम्हा नहीं था जब हम मसरूफ़ ना होते। टाइम ढूंढना पड़ता था कि सोने का भी टाइम मिल जाए। घर वाले वहाँ के लोग कहते हैं अब आप रेस्ट भी कर लें, आप लोग बहुत थक जाते हैं, इतना लोगों से मिलते हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, वहाँ की जो ज़िंदगी स्वीडन की हम गुजार रहे हैं, हम आदी हैं, वहाँ शेड्यूल के बगैर कोई काम नहीं होता। हर काम टाइम पे होता है। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे जॉब, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ तो ज़िंदगी के वो सुहाने दिन हैं जो फिर एक यादें हैं, जब वापस जाएंगे अपनी यादें साथ लेके जाएंगे। जहाँ दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते, जहाँ लोगों में प्यार बांटते, वहीं पे वो बाकायदगी के साथ दोनों मियाँ बीवी नमाज भी पढ़ते थे। और समी साहब की ख्वाहिश होती थी कि जब भी नमाज के लिए अजान होती तो वो घर से निकलते, वज़ू घर में ही करते और सीधे मस्जिद में जाके बाजमात नमाज पढ़ते और उसके बाद घर वापस आ जाते। उन्हें दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, वो क्लीन शेव थे, लेकिन नमाज की उनकी बाकायदगी थी। एक दिन वो उठे, फैमिली के साथ सारा दिन वक्त गुजारा, मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर वापस आए, गपशप होती रही, यहाँ तक कि असर की नमाज का टाइम हो गया। वज़ू किया, सर पे टोपी सी पहनी, एक वाइट सी जो एक छोटी सी टोपी होती है, फोल्ड करके वो जेब में रख लेते थे, उस टोपी को पहना और बेगम से कहा मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ। बेगम ने गर्दन हिलाई कि जी आप नमाज़ पढ़िए। वो भी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गई वज़ू के लिए कि मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। मस्जिद पहुँचे, नमाज़ पढ़ी और जैसे ही नमाज से फारिग हुए बाहर निकले, अपने जूते पहन के घर की तरफ रवाना हो गए। घर से मस्जिद का फासला तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट की वॉक बनता था। 4-5 मिनट तकरीबन, कभी 6 मिनट भी अगर स्लो हैं तो
वो कहती हैं 5-6 मिनट में वो पहुंच जाते थे। अगर तेज़ तेज़ चल के जाएं तो शायद 4 मिनट, नॉर्मल अंदाज में 5-6 मिनट लगते थे। ये एक गली सी बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ घर थे, बीच के अंदर एक रोड सी थी, पक्की सी रोड थी। आप घर से निकलते ही एक लेफ़्ट टर्न लेते और टर्न लेते ही उस गली में दाखिल हो जाते, जो गली आपको सीधी एंड पे मस्जिद पे ले जाती। जाते हुए उनका ध्यान नहीं पड़ा था, क्योंकि इसी ही गली के अंदर जहां दोनों तरफ घर बने हुए थे, एक साइड ऐसी थी जहां पे लेफ्ट और राइट तो घर थे, गली के एक साइड पे, दरमियान में रोड है और गली के एक साइड पे एक खाली प्लाट भी था। उस प्लाट के लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे घर बने हुए थे, लेकिन एक प्लाट ऐसा था जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में था कि उसके ऊपर भी कोई घर बन सके। अमूमन कराची में बहुत कम प्लाट ऐसे रह गए हैं जहां पे घर ना बने हों। नई सोसाइटियां तो बन ही रही हैं, लेकिन ऐसे इलाके जो आबाद हैं और बड़े पुराने आबाद हैं, वहां पे घर बने हुए हैं। इक्का दुक्का आपको किसी सोसाइटी के अंदर कोई खाली प्लाट नजर आएगा। और इस गली में भी ऐसा ही था कि मस्जिद की तरफ जाते हुए बिल्कुल आप गली के जब सेंटर में पहुंचते थे तो एक खाली प्लाट था जिसके लेफ्ट और राइट पे घर थे। लेकिन उस प्लाट की खास बात यह थी कि तमाम गली के कुछ लोग मना करने के बावजूद भी अपने घर का जो कचरा, कूड़ा, क्रिकेट होता वो उठाकर उस प्लाट के ऊपर फेंक देते थे। कई दफ़ा गली वालों ने भी मना किया था सॉरी, कि इस प्लाट के ऊपर आप लोग गंदगी डाल जाते हैं, घर का कचरा डाल जाते हैं, ये एक पहाड़ सा ऊंचा बनता जाता है, तो इससे आप ये क्यों नहीं सोचते कि इससे मच्छर पैदा होते हैं, इससे मुख्तलिफ जानवर पैदा होते हैं, जरासीम होते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप लोग भी बीमार होंगे गली वाले। अगर आपको थोड़ा सा गली से दूर जाना ही पड़ता है फेंकने के लिए, तो वहां क्यों नहीं फेंकते? थोड़ा सा दूर जाने की बजाय आप यहां पे फेंक जाते हैं तो पूरे गली को आप बीमार करते हैं। उसके बावजूद लोग बाज ना आते और जब भी मौका मिलता, गली में कोई ना होता, फेंक जाते थे। इस कचरे के ऊपर कई दफ़ा गली के अंदर तू तू मैं भी हो चुकी थी, लेकिन हर दफ़ा ऐसा तो नहीं हो सकता था कि इसके ऊपर लड़ा जाए, क्योंकि जो उस प्लाट के मालिक थे वो वहाँ पे रहते ही नहीं थे। अगर मालिक वहाँ पे मौजूद होता, वो किसी को मना करता, तो शायद कोई भी कचरा ना फेंकता। क्योंकि मालिक कहीं दूर रहते थे, इसलिए उस प्लाट के लेफ्ट राइट जो दोनों घर थे वो कभी कभी मना करते, लेकिन इस हद तक मना करते थे कि लड़ाई ना हो। अगला अगर तू मैं करता तो फिर बात रुक सी जाती कि आप कौन होते हैं रोकने वाला, आपका प्लाट है, आपको क्या तकलीफ है, हम फेंक रहे हैं तो इस प्लाट में फेंक रहे हैं, आपके घर में तो नहीं फेंक रहे। और बात जब बढ़ती तो गली वाले सुलह कराते, छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए हो, क्यों लड़ने खड़े हो गए हो, छोड़ो यार। और उसका नतीजा क्या निकला, मालिक कभी क्यों आते नहीं थे और कचरा मुसलसल जब फेंका गया तो वो बाकायदा से कहते हैं तकरीबन 6-7 फुट ऊंचा, एक जिस तरह पहाड़ सा नहीं बन जाता, वो कचरे का एक 6-7 फुट 8 फुट ऊंचा, अंदाज़ा 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, काफ़ी ऊंचा कहते हैं, वो कचरे का ढेर सा लग गया था और वो प्लाट सारा भरा हुआ था। हाँ, अब फ़र्क ये पड़ा था कि वो प्लाट जब इतना भर गया था और इतना ऊंचा हो गया था, तो अब गली वाले मज़ीद नहीं फेंक रहे थे, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी कि उसके ऊपर कचरा फेंक सके। शुरू से ही लेके एंड तक पूरे ऐसे 7-8 फुट का एक पहाड़ जिस तरह बना हुआ था, तो उसकी वजह से अब जगह ना होने की वजह से उस पर कचरा नहीं फेंका जा रहा था। जब शुरू में समी लोग यहाँ पे आए तो अक्सर समी साहब इस गली से गुजरते हुए यही सोचते थे, एक स्पेशलिस्ट थे, बाहर से आए थे, पढ़े लिखे थे और बाहर के माहौल से वाकिफ़ थे, और कहते थे ये कैसे लोग हैं जो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं कर रहे कि यही कचरा इनकी बीमारियों का बायस बनेगा। और इसकी तरफ देखते और उनका दिल कुड़ता और वो दुखी अंदाज में कहते कि अल्लाह इनको हिदायत दे, यार कैसे लोग हैं, ये आज भी नहीं बदले, जैसा मैं मुल्क छोड़ के गया था आज भी वैसे के वैसे हैं, कोई चीज़ इनको तब्दील नहीं कर सकी। जब अजान हुई असर की और वो घर से रवाना हुए तो उस वक्त वज़ू में तस्बीह करते हुए जल्दी से वो मस्जिद की तरफ पहुंचे और नमाज पढ़ के जब फारिग हुए, जूते पहन के बाहर आ रहे थे, अपने ख्यालों में वो गुम थे कि उस प्लाट के जैसे ही करीब पहुंचने वाले थे, अभी पहुंचे नहीं थे, एक घर लेफ्ट पे उनका था जिसको क्रॉस करने के बाद वो प्लाट आता लेफ्ट पे। तो दूर से ही उनकी जो निगाह पड़ी वो ये थी, एक नंगा सा बच्चा जिसकी उम्र 3-4 साल होगी अंदाजन, वो काला स्याह था,
कमर करके उस कचरे के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वो क्या कर रहा था कि समी साहब जो एक स्पीड से आ रहे थे और लेफ्ट पे एक घर था और उसी एक घर के बाद वो प्लाट जिसके ऊपर वो कचरा और उसके ऊपर बैठा हुआ वो काला सा नंगा सा वो बच्चा जो बैठा कमर किए हुए था, परली तरफ उसका मुंह था, उसको देख के ना सिर्फ चौंके बल्कि चलने की स्पीड भी उनकी स्लो हो गई एकदम से कि ये क्या मैं मंजर देख रहा हूं। उनके दिल में एकदम से वो एक इंसानियत का जो जज्बा था, इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा था, वो वहां से फिर से वो जागा। या अल्लाह, ये कौन बच्चा है? दिल ही दिल में कहा, जो इस वक्त कचरे पे बैठा खा रहा है, इसके पास क्या खाने को नहीं है? क्या ये किसी गरीब का बच्चा है? किसका बच्चा है जिसके पास ना ही पहनने को कपड़े हैं, और अगर इस मोहल्ले का है और नंगा, क्योंकि नंगा बच्चा जो होता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते, अमूमन उसके बारे में यही कॉन्सेप्ट आता है कि इसी मोहल्ले में से ही किसी का निकल के बच्चा आ गया है और उस कचरे पे क्यों बैठ गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उस प्लाट के सामने आकर खड़े हो गए। अब समी साहब उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं और बच्चा उनकी तरफ कमर करके उस कचरे के ढेर पे बैठा हुआ है। काला स्याह है, उसका जिस्म इतना काला है ऐसे लगता है जैसे कई दिनों से या महीनों से वो नहाया ही नहीं है। मैल भी नहीं है उसके जिस्म पे, लेकिन उसका जिस्म इस तरह नजर आ रहा है जिस तरह मैला कुचैला जिस्म हो। बहुत ही अजीब सा मैला कुचैला काला सा जिस्म उसका। वहीं पे समी साहब ने उस बच्चे को आवाज दी, बेटा कौन हो तुम? ऐसा लगा जैसे बच्चे ने ये लफ्ज सुना ही नहीं। आवाज और थोड़ी सी लाउड की, ऊंची की, बात सुनो बेटा, कौन हो तुम? इस दफा उस बच्चे के जिस्म ने हल्की सी इस तरह हरकत तो की जैसे उसने आवाज सुन ली है, लेकिन वो फिर भी पीछे देखना नहीं चाहता। उन्होंने तीसरी दफा थोड़ा जा लहजे में थोड़ा सा गुस्सा पैदा किया ताकि डांटने वाले अंदाज में इस बच्चे को कह सकूं। दिल में यह था कि ये कचरा खा रहा है, ये कौन है गरीब का बच्चा? अगर इस मोहल्ले का नहीं है, किसी और भी जगह का है, मैं इसको नीचे उतारूं, कुछ खाने पीने को दूं, और वाकई कोई गरीब है तो इसको कपड़े भी लेके दूं, क्योंकि अमूमन बाहर वालों की जो सोच होती है मदद करने की सोच, तो मैं इस बच्चे के काम आ सकूं। कौन है वो? इस नीयत से थोड़ा सा गुस्सा किया जो मेरी बात नहीं सुन रहा, कि मैं इसको नीचे उतारूं और इसको कुछ खाने पीने को तो गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? इस दफा जो गुस्से में कहा गया कि तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं, तो उस बच्चे ने वहीं बैठे बैठे अपनी गर्दन को थोड़ा सा समी साहब की तरफ घुमाया, समी की तरफ देखा और वापस गर्दन उसी तरफ मोड़ ली जिस तरफ वो गर्दन करके बैठा था। अब एक चीज का तो समी साहब को अंदाजा हो गया कि वो बच्चा जो नंगा सा उस कचरे के ढेर पे बैठा था वो वाकई काला स्याह मैला कुचैला बच्चा, उसका चेहरा भी इसी तरह मैला कुचैला और काला स्याह था, सिवाय उन आंखों के कि जब उसने गर्दन घुमाई और समी साहब की तरफ देखा तो वो आंखें लाल सुर्ख थीं, ऐसी रेड कलर की खौफनाक सी आंखें थी कि जिसको कोई भी देखे डर जाए, लाल हो रही थी वो, शदीद बड़ी बड़ी सी थी और लाल आंखें थी। और दूसरी चीज जो समी साहब ने नोट की कि वो कचरे के ढेर पे बैठा कुछ खा रहा था। जब उसने गर्दन मोड़कर समी साहब की तरफ देखा तो उसका मुंह भी हिल रहा था, जिससे अंदाजा हुआ वो कुछ वहीं से ही ढूंढ के निकाल के बैठा खा रहा है। वो हैरान इस बात पे तो हुए कि इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। थोड़ा सा उनके दिल में भी आया कि कोई बीमार है, कोई रोया है, ये अजीब सा उनको इतना महसूस हो गया कि इसकी आंखें अजीब सी क्यों हैं। और साथ ही जब दिमाग ने ये कहा एक गरीब का बच्चा जब कचरे पे बैठा इस तरह खा रहा होगा, जिसके जिस्म पे कपड़े भी नहीं होंगे, एक नंगे धड़ंगे जिस्म के साथ कचरे से उठा के जो बैठा खा रहा है, तो उसकी आंखें लाल नहीं होंगी तो क्या होंगी? कितना भूखा है और कितना रोया है कि आंखों से बिल्कुल खून की तरह, जिस तरह खून होता है लाल, उस तरह की आंखें सुर्ख हो चुकी थी।
और जब बच्चे ने समी साहब की तरफ देखा और उसके बाद गर्दन वापस मोड़ ली, तो अब उनको एहसास हुआ इस बच्चे ने तीसरी दफ़ा मेरे कहने पे मुझे देखा तो है, लेकिन गर्दन उधर मोड़ ली। अब मुझे इसको डांट के नीचे उतारना चाहिए और मैं जितनी इसकी हेल्प कर सकता हूँ वो तैयार हो गए उसकी हेल्प करने के लिए, कि मैं इसके माँ बाप तक पहुँचता हूँ, इसको कपड़े लेके देता हूँ, इसको खाने पीने को लेकर देता हूँ, और इसके वालदैन की भी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इस दफ़ा जब उन्होंने उसको मुखातिब किया तो और गुस्से में मुखातिब किया कि नीचे उतरो, नहीं तो अब तुम्हें मैं मारूंगा, नीचे उतरो। अब लहजा बहुत ही सख्त था, अंदाज उन्होंने इस तरह का अपनाया कि जो तीसरी दफ़ा भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने, सिवाय इसके कि मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़ ली। उसको डांटूंगा तो शायद वो मेरी बात को सुनेगा, तो कहा अब नीचे उतरो, अब तुम नीचे ना उतरे ना तुम आऊं तुम्हें बताऊं मैं। अंदाज ऐसा था बच्चे को डराने वाला कि अब भी अगर तुम नीचे ना आए तो मैं तुम्हें आके मारूंगा। अमूमन देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह बच्चों को डांटने वाले अंदाज में कहते हैं करो ये तो नहीं तो मैं तुम्हें आके थप्पड़ लगाऊंगा। तो उनका भी अंदाज ऐसा था कि नीचे उतरो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। जब उन्होंने ये वाला जुमला कहा तो वो लाल सुर्ख आंखों वाला बच्चा अपनी जगह से बैठा, जिसने पहले गर्दन घुमाई थी, अब पूरा का पूरा उस जगह से घूम गया। और जैसे ही घूमा के समी उसको देख ही रहा था, जो खा रहा है, कुछ आंखें सुर्ख हैं, जिसको वो मारने का कह चुके थे डराने के लिए, वो एकदम से जैसे ही अपनी जगह से घूमा और उसी लम्हे उसने छलांग लगाई और सीधा समी की गर्दन के ऊपर आके इस तरह लटक गया कि उसके दोनों हाथ समी की गर्दन पर थे। ये इतना अचानक हुआ कि जैसे ही वो टर्न ले रहा था तो समी बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स जो खड़ा था और इस इंतज़ार में था कि अब इस धमकी के बाद ये मुड़ेगा और नीचे उतरेगा। तो उसने देखा अब वो मुड़ा है तो वो रिलैक्स हुए, चले अब ये नीचे भी उतरेगा। वो इस बात से ना वाकिफ थे कि वो इस तरह छलांग मारेगा कि इतनी दूर से 8-10 फुट के फासले से वो उड़ता हुआ उनकी गर्दन तक पहुंच जाएगा। और ऐसा ही हुआ, एक लम्हे के अंदर ही वो उड़ के सीधा समी साहब की गर्दन तक पहुंचा और उसने दोनों हाथों से इतनी सख्ती से गर्दन दबा दी कि वो जैसे ही यहां पे आके सीने पे चढ़ा और गर्दन पे हाथ रखा उसने, तो उसका वजन इतना ज्यादा था कि समी उसी लम्हे जमीन पे गिरा, लेकिन साथ ही उसका सांस उसको डूबता हुआ महसूस हुआ। उसको लगा कि दबाने वाले जो हाथ हैं वो किसी बच्चे के हाथ नहीं, कोई ताकतवर हाथ हैं जो उसकी गर्दन को दबाए जा रहे हैं। और उसका गला आहिस्ता आहिस्ता सांस ना मिलने की वजह से सांस उखड़ता जा रहा है, गले को और इस तरह थोड़ा सा दबाया गया तो शायद वो जिंदगी की बाजी हार देगा। किसी भी एक नॉर्मल इंसान का जब गला दबाया जाता है और उसकी जो कंडीशन होती है वो समी की हो चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच में कुछ सेकंड्स का फासला रह गया था, शायद 10 सेकंड का या शायद 5 सेकंड का या 15 सेकंड का एक फासला था, जिसके बाद इस जिस्म खाकी से रूह ने परवाज कर जाना था। क्योंकि दबाने वाला गला इतनी शिद्दत और गुस्से से दबा रहा था कि जल्दी से इसके अंदर से जान मैं निकाल दूं, इसको मार दूं। शायद रब को कुछ और मंजूर था, तभी कुछ और नमाजी भी जो नमाज पढ़कर उसी गली से आ रहे थे कि उन्होंने देखा एक शख्स जमीन पे गिरा हुआ है और उसने अपने दोनों हाथ अपने गले पे रखे हुए हैं। लेकिन हाथ रखने का अंदाज ऐसा था कि वो हाथों से अपना गला दबा नहीं रहा था, इस तरह लगता था कि किसी चीज़ को हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जोर लगा रहा है। देखने वाले कहते हैं, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि उसके हाथ इस अंदाज में थे जैसे किसी और चीज़ को पकड़ के ऐसे खींचने के लिए जोर लगा रहे हैं। और हम इस बात पे हैरान थे। भागते हुए उसके करीब पहुंचे तो कुछ लोगों ने पहचान भी लिया, ये तो अपने डॉक्टर साहब हैं जो स्वीडन से आए हैं, समी साहब। वो सामने उधर कोने वाला उनका घर है, क्या हुआ है इनको? तो एक दो जो थे उन्होंने कहा शायद लगता है जिस अंदाज में ये गिरे पड़े हैं इनको दिल का दौरा पड़ रहा है। तो नमाजी नमाज पढ़ के आए थे, उनमें से एक बुजुर्ग भी थे जो उन्होंने कहा फौरी तौर पे एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो और इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और उसी वक्त उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, इस नीयत से पढ़ना शुरू कर दिया
कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे। जिस तरह एक नेक शख्स किसी को भी बीमारी, परेशानी, दुख की हालत में देखता है, तकलीफ़ की हालत में देखता है, तो फ़ौरन दिल से दुआ भी निकलती है और तस्बीह भी करता है, या अल्लाह इसकी मदद फरमा। और उन्होंने उस तरह तस्बीह पढ़नी भी शुरू कर दी। फौरी तौर पे एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया और समी साहब को एम्बुलेंस में डाला गया। एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने फौरी इमरजेंसी के अंदर उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन एक बात जो मुसलसल वो नोट कर रहे थे वो ये थी, पहले तो उन्होंने जाते यही कहा कि जी इनको लगता है हार्ट अटैक हुआ है। आम लोगों का जो एक नज़रिया होता है कि जिस अंदाज में ये तो बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी भी नहीं है इनको, वरना पता होता है। फैमिली भी पीछे पहुंच गई और फैमिली से पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा इनको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो बीवी खुद डॉक्टर थी वो भी शौहर को इस अंदाज में हॉस्पिटल में देख के हवास बाख्ता हो गई कि बजाय डॉक्टर कभी भी हवास बाख्ता नहीं होते। जितनी भी बुरी कंडीशन आए, इमरजेंसी की कंडीशन है, डॉक्टर नॉर्मल रहते हैं, लेकिन शौहर की इतनी अजीब सी हालत थी कि बीवी के देखते ही हवास बाख्ता हो गई, होश उड़ गए, हाथ पांव फूल गए। वो जो खुद ट्रीटमेंट देना जानती थी उसको समझ नहीं आ रही थी उसके शौहर किस कंडीशन में कि उसको सांस ही नहीं आ रहा। वो अपनी गर्दन की तरफ हाथ इस तरह छुड़वाने की कोशिश करता है, उसका सांस रुक रुक कर आ रहा है, आंखें खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है। एक अजीब सा कंडीशन है उनकी। उनका हार्ट का सारा चेकअप किया गया, ब्लड प्रेशर, जितनी भी चीज़ें चेक करते हैं फ़ौरन इमरजेंसी के अंदर, वो सारे टेस्ट किए गए और डॉक्टर इस बात पे हैरान रह गए इनको हार्ट का कुछ भी नहीं हुआ। और हमने जितने टेस्ट किए उस हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हैं। इस इमरजेंसी में हम जितना ट्रीटमेंट दे सकते थे हमने दे दिया। हमारा मशवरा यह है कि इसको किसी और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। बीवी ने जब अपने शौहर को इस अंदाज में देखा था कि उसको सांस नहीं आ रहा और बार बार अपने हाथ इधर लेके जाता है और पीछे की तरफ वापस लेके आता है, तो उसको इतना ज़्यादा हो गया कि ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो मैंने आज तक नहीं देखी। बेगम के पास भी कई पेशेंट आए थे जिनको वो देख के पहचान जाती थी इसको ये बीमारी, तो वो खुद हैरान ये थी शौहर किस बीमारी का शिकार हुआ है जिसको मैं भी नहीं समझ पा रही। उस इमरजेंसी के हॉस्पिटल से दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। समी के तमाम टेस्ट कराए गए और तमाम टेस्ट के बाद जो नतीजा था वो था बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी पता ना चल सका। अब उन्होंने भी कहा हमारी समझ से बाहर है, हमारा मशवरा ये है आप इनको किसी फलां वाले अस्पताल लेके जाएं। और ऐसा ही हुआ, उस अस्पताल में भी समी को शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे भी सारे डॉक्टरों ने, जिनको पता चल चुका था कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो बाहर का डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है और फैमिली भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, सर जोड़ लिए डॉक्टरों ने ये चेक करने के लिए कि समी किस बीमारी का शिकार है, कौन सी अजीबो गरीब अनहोनी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रहा, वो होश में नहीं आ पा रहा, वो बेहोशी की सी हालत में है। और इमरजेंसी में ही अभी सब चल रहा था, तो उसको जो फूड दी जा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे यही काम चलते थे, जो फूड दी जा रही थी, खुराक भी मरीज को देनी होती क्योंकि वो होश में ही नहीं आ पा रहा था, मुसलसल उसका सांस उखड़ता था। और ये कहानी है 2017 की, उस वक्त ये बीमारी अभी नहीं आई थी कोई भी। तो जिसका सांस मुसलसल उखड़ रहा था और मुसलसल बेहोशी की सी हालत में था, तो उसको नालियों के ज़रिए वो जो एक खुराक पहुँचाई जाती है, वो नालियों के ज़रिए डॉक्टर ने उसको खुराक पहुँचाई और एक इस तरह का सिलसिला रखा कि जब तक वो होश में नहीं आता तो कंट्रोल में रहे। जितना पैसा वो लगा सकते थे, जितने वो टेस्ट करा सकते थे, जिस अस्पताल का उनको पता लगा, हर उस जगह पे गए। वो छुट्टियां गुजारने जो आए थे, जिनकी दिन और रात ईद के समा की तरह गुजर रहे थे, खुशियों से भरा घर बन गया था। अब वो घर ऐसा था जैसे मातम वाला घर हो, एक अफसुर्दा सा घर बन गया था, परेशानी वाला घर बन गया था। उस घर में हर कोई खामोश था, सिवाय एक दूसरे को चंद सेकंड के लिए देखते थे बेबसी से और सर नीचे कर लेते थे। एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल पूछते थे, इस घर को किसकी नज़र लगी है? तो जवाब आता था आंखों से ही, बगैर मुंह से जवाब दिए आंखें ही बोल के कहती थी। जैसे ही आंखें वो नीचे झुक जाती थी तो उससे जवाब मिलता था,
पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों की, औरतों की आवाज़ ज़रूर उनके कानों तक पहुंच गई कि कैसा हंसता बसता घर था, किसकी पता नहीं नज़र लगी है। आज दुखियों भरा घर, दुखों से भरा हुआ घर बन गया है। बीवी मुसलसल समी की केयर कर रही थी। समी होश में नहीं आ रहा था। जितना दिन वो वहां पे रह सकते थे, मुसलसल ट्रीटमेंट के बाद फैसला ये हुआ समी को वापस स्वीडन लेके जाएं आप लोग, और कोशिश करें वहां पे पाकिस्तान से अच्छा इलाज होगा। यहां पे किसी को भी इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही, आप इसका वहां पे इलाज कराएं। जब नमाजी नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे और समी नीचे जमीन पे गिरा हुआ था, तो जिस बच्चे ने छलांग लगा के समी की गर्दन को दबाया था, उसको समी के अलावा कोई भी नहीं देख सका था। यहां तक कि जब वो नीचे गिरा पड़ा था और उसने छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके सर पे जितने भी नमाजी खड़े हुए थे और जो एक दो मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे, उनमें से भी किसी को कुछ नहीं नजर आया था सिवाय इसके कि वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक जो बुजुर्ग था, शायद वो इस बात को समझ गया था या क्या, वो अपनी तरफ से पढ़ना शुरू हो गया था कुरान मजीद की आयत के पता नहीं किस बेचारा तकलीफ में है। उसको भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इसकी गर्दन के ऊपर, सीने के ऊपर, गर्दन पे किसी का हाथ है और सीने पे कोई चढ़ के बैठा है। वही डॉक्टरों के इस मुतालबे के बाद आप इसको जितनी जल्दी हो सकें स्वीडन लेके जाएं। वाइफ समी को लेके स्वीडन पहुंच गई। बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग कराने के बाद भी फैसला यही हुआ कि इस बीमारी को समझने से कासिर हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेडिकल की हिस्ट्री में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, सिवाय इसके कि उसको सांस टूट टूट के आ रहा था और वो बेहोशी की सी हालत में था। उसके अलावा कोई बीमारी नहीं थी जिसको वो ट्रेस कर सकते, ये कह सकते। अगर कोई बीमारी का नाम दे के उन्होंने ट्रेस भी किया और उसका ट्रीटमेंट भी किया, तो पता लगा ना ही कोई फ़र्क पड़ा और एंड पे पता लगा ना ही ये बीमारी है, क्योंकि अगर बीमारी होती तो फ़र्क भी पड़ता उन मेडिसिन से। जब फ़र्क ही नहीं पड़ा तो वो समझ गए कि ये बीमारी भी नहीं है। अमूमन डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो अंदाज़ा ही लगाते हैं, बहुत सारा जब समझ नहीं आ रहा होता, जितने भी अंदाजे लगाए गए वो सारे गलत निकले, कोई भी बीमारी ट्रेस नहीं हुई। पेशेंट अब भी मदहोशी की सी हालत में था। कभी कभी उसको होश आता, आंखें खोलता भी सही तो वो खला में तकता रहता, फ़ज़ा में तकता रहता, छत को देखता रहता, एक ही जगह पे घूरता रहता, और अंदर की जो दोनों आंखें हैं वो इधर उधर कम ही देखती, एक ही जगह को टिक टिकी बांधे देखती रहती, और उसके बाद जो पलकें हैं ये बंद हो जाती। जब भी आंख खोलता बीवी भागते उससे बात करती, समी मेरी बात सुने, समी समी आप होश में आ गए हैं, मेरी बात सुने, मेरी तरफ देखें। समी वो उसके गाल पे ऐसे थपकती, समी समी। वो तो किसी को सुन ही नहीं रहा होता था, उसके अमल से ही लगता था उसके कान किसी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे। यहां तक कि जब वो गाल उसकी थपकती थी तब भी एहसास होता था कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, आंखें तो खुल गई हैं, किसी चीज़ को वो देख रहा है, टिक टिकी बांधे, लेकिन साथ ही आंखें बंद कर लेता। और जब वहां से भी मायूस हुए तो फिर घर वालों ने कहा अब एक ही रास्ता बता है, और वो रास्ता है किसी अल्लाह के नेक बंदे को दिखाओ। ये कोई साइंस या मेडिकल का केस नहीं है, ये जिन्नात का केस है, ये उस मखलूक का केस है जिसको हिडन एंटिटी कहते हैं, ये उस मखलूक का केस है जिसको भूत कहते हैं, प्रीत कहते हैं, छलावा कहते हैं, जिन कहते हैं। फिर क्या था, फिर से वो स्वीडन से पाकिस्तान का सफ़र करने के लिए तैयारी करने लगे, क्योंकि अब जो सफ़र था अब वो वाला सफ़र नहीं था कि प्यारों को मिलना है, हमसायों को मिलना है, पुराने दोस्तों को मिलना है, पुराने स्कूल जाना है। अब सफ़र ये था कोई अल्लाह वाले को ढूंढना है और समी का इलाज कराना है। वो जो पहले सफ़र था खुशियों भरा, अब वही सफ़र था दुख भरा सफ़र, मुसीबत भरा सफ़र, परेशानी भरा सफ़र। आज भी वो जहाज़ था जिसके अंदर समी को लेके उसकी बीवी पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रही थी, और उसी सीट पे बैठी सोच रही थी, कभी इसी सीट पे बैठे यही सोच रही थी ये कुछ करूंगी। और आज सिर्फ जहन में यही है कोई अल्लाह का नेक बंदा, पीर, फ़कीर, आमिल, स्पिरिचुअल स्कॉलर कोई मिल जाए, मैं उसको ढूंढूं और अपने शौहर का इलाज करा सकूं।
पाकिस्तान पहुँचे, ढूंढना शुरू हुआ, फ़लाँ पे एक जगह पे बाबा है, फ़लाँ पे फ़लाँ है, फ़लाँ पे फ़लाँ है। सबके पास जाते और वो कहते इतना पैसे लगेंगे, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना होगा, इसके लिए ये मंगवाना पड़ेगा, इसके लिए ढेरों ढेर पैसे देते, इलाज कराते हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो। अब उनको पाकिस्तान आए हुए कोई 1.5 महीना हो चुका था और 1.5 महीने में रोज़ाना किसी न किसी बाबे का वो फ़ोन पे, अखबार में इश्तिहार देख के, दोस्तों से सुन के, रिश्तेदारों के मशवरे पे अमल करके कि फ़लाँ जो है वो बड़ा पहुंचा हुआ है, तो फ़लाँ शहर वाला पहुंचा हुआ है। वो कराची से इर्द गिर्द भी सिंध के जितने शहर थे वो सब जगहों पे जाके कोशिश कर रहे थे कि समी का इलाज हो सके। सिवाय पैसे लेने के कोई भी उसका इलाज नहीं कर रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मायूस से हो गए थे। वहीं पे एक दिन समी को इतना होश आया कि वो खोया खोया सा बैठा हुआ था। बीवी उसके पास तो गई, लेकिन जानती थी कि ये जो कंडीशन है ये समी की वही पुरानी कंडीशन हो चुकी है जिसमें वो खोया खोया सा होता है, पास बैठने का फ़ायदा नहीं है। केयर तो वो कर ही रही थी लेकिन हम कलाम या बात नहीं करती थी, क्योंकि पता था कि इसका जवाब मिलना ही नहीं है, तो ये तो गुमसुम ही होता है। होश में तो आ चुका था लेकिन खामोश था, चुप सा था। वो चाहती थी शौहर दोबारा से ज़िंदगी में लौट आए, बात करे, बोले, वही हंसमुख शौहर हो। वो पास से गुजरने लगी तो उसने बोलते सुना शौहर को। अब झटका सा उसको लगा क्योंकि शौहर कुछ बोल रहा था। पहली दफ़ा वो अकेली थी या शौहर था उस कमरे में। वो उल्टे कदमों से वापस आई सुनने के लिए कि शौहर ने मुझसे कुछ कहा है या किससे कुछ कहा है। तो उसने देखा कि शौहर उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है लेकिन कुछ बुड़बड़ा रहा है, कुछ कह रहा है। जब उसके करीब गई तो शौहर ने कहा, मैं नमाज़ पढ़ के लौट रहा था और जब मैं उस प्लाट के पास पहुंचा तो वहाँ पे बच्चा बैठा हुआ था। वो उसी तरह खला में तकता जा रहा था, उसी तरह वो सामने वाली दीवार को तकता जा रहा था। आंखें अपनी जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन शायद इतनी मोहलत उसको मिल गई थी कि बीवी को वो सच्चाई बता सके जो अभी तक उसी के अंदर दफन थी, कि क्या वाकया गुजरा है उसके साथ जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंचा है। तो उसी सामने वाली दीवार को तकते तकते उसने अपनी बीवी को वो सारा वाकया सुना दिया। बीवी ने उससे बीच में ना कोई बात की ना कोई सवाल किया, सुनती रही चुप करके। जब वो चुप हुआ तो तब बीवी उससे मुखातिब हुई समी से और कहा, क्या समी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो समी जो कुछ देर के लिए होश में से आ गया था, ऐसा लगता था जिंदगी में लौट आया है, जो बातें करना शुरू हो गया, जो दोबारा से अपनी ही जबान से कुछ बोला है। कानों ने उसकी ज़बान की भी अब दोबारा से आवाज़ सुनी है, वो ज़बान जो खामोश हो चुकी है। जब बीवी ने उसको मुखातिब किया तो वो फिर से गुमसुम सा, अनजान सा हो गया, जैसे उसको कुछ याद ही नहीं है वो कौन हो। तो बीवी समझ गई कि असल में ये कहानी हुई है। अब वो बीवी थी जो जानती थी असल में सिर्फ ये कहानी है, लेकिन उसने ये कहानी किसी को बताई नहीं, खामोश रही। इलाज कराते कराते, पैसे देते देते पता लगा कि एक फ़लाँ जगह पे एक अल्लाह का नेक बुज़ुर्ग है, वो पैसे भी नहीं लेता, फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करता है, उसके पास चलते हैं। जब उसके बाद समी को लेके गए तो उसने दूर से देखते ही समी को कह दिया, बंदा तो बहुत नेक है, बंदा तो बहुत रहम दिल है, लेकिन जो चिमटा है वो बहुत ताकतवर है। क्योंकि वो जितने भी पीरों शीरों के पास जा रहे थे वो पैसे लेके एंड में ये कह देते कि हमारे बस में नहीं है, जो चीज़ भी इसके साथ है वो बहुत ताकतवर है। अक्सर तो यही फ्रॉड करते कि हो जाएगा और नहीं होता था, और कुछ लोग पैसे लेके एंड पे कह देते जी ये चीज़ हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन उस अल्लाह वाले नेक बंदे ने कह दिया, बंदा तो बहुत रहम दिल है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक चीज़ को ले बैठा है, चिमट गई है जो चीज़ को बहुत ही ख़तरनाक है। समी को कहा बिठाएं सामने, सामने बिठाया गया और उसने आंखें बंद की, आंखें बंद करके पढ़ते रहे और उसके बाद मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, सामने आ, तू जो भी है सामने आ, इससे पहले कि मैं कुछ और करूं चल बोल मुझसे। तो जो सामने आ जिसको कह रहे थे वो आज पहली दफ़ा बोला, तो खड़े साथ बीवी के साथ साथ तमाम बाकी रिश्तेदारों ने भी सुन लिया, हाँ उसके साथ कोई है। और आज वो पहली बार हम कलाम हुआ था अल्लाह के उसने एक बंदे से, उसने कहा बोल क्या पूछना चाहता है।
उसने कहा क्यों आया है इस पे? उसने कहा ये मुझे मारने लगा था। क्या कर रहा था तू? उसने कहा मैं बैठा खा रहा था। इसने मुझे पहली दफ़ा कहा, मैंने इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा कहा, इग्नोर किया, तीसरी दफ़ा मैंने इसको गुस्से से देख के वार्निंग भी दी, लेकिन ये फिर भी वहीं पे मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। चौथी दफ़ा ये मुझे मारना चाहता था, तो मैं उड़ के इसके गले में पहुंच गया हूँ। आज भी इसका गला दबाता हूँ। मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाएगा, और मैं इसको एकदम नहीं मारूंगा, मैं इसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये वो बातें जो वो हम कलाम हो के वो नेक बंदा उस ना नजर आने वाले जिन से जब ये बातें कर रहा था, तो बीवी थी वाहिद जो ये बातें सुन चुकी थी अपने शौहर के मुंह से। आज दूसरी दफ़ा वो बातें उसके सामने दोहराई जा रही थी। आज बताने वाला शौहर नहीं था, वो था जो शौहर के साथ चिमटा हुआ था, जिसका शौहर ने बीवी को बता दिया था कि वो कचरे पे बैठा खा रहा था, वही उड़ता हुआ मेरे गले तक आया था। तो आज बीवी ने भी अपने कानों से सुन लिया, वही उड़ के गले तक पहुंचने वाला हम कलाम था, बोल रहा था। तो उसने कहा तू अब इसको छोड़ दे। उसने कहा मैं मरते दम तक इसको नहीं छोड़ूंगा। तो पीर साहब, वो जो एक नेक अल्लाह का बंदा था, उसने काफ़ी देर पढ़ाई की, और काफ़ी देर पढ़ाई करके उससे बातें मुसलसल करता रहा। ख़ानदान वालों को भी सारा किस्सा समझ आ गया कि वो जो ताकतवर है वो कौन है। वो था तो बच्चा, लेकिन किसी बड़े जिन का, किसी बड़े ताकतवर द्योज होता है जिनों का सरदार, उसका बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। पीर साहब ने पढ़ाई करके कोशिश की, और उसके बाद दम किया उसके ऊपर। वो दोबारा से बेहोश हो गया और कहा अब इनको यहाँ लेटे रहने दीजिए, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो होश में आ गए। फैमिली को देखा भी सही, आंखों ने इस अंदाज में आज पहली दफ़ा फैमिली को, बीवी को, सबको देखा जैसे आंखें कह रही हों हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ। वो आंखें जो इतने अरसे से बेगानी सी थीं, किसी की तरफ देखती ही नहीं थी, आज सबकी तरफ देख भी रही थी, और इस अंदाज में देख रही थी जैसे हाँ मैं तुमको पहचानता हूँ। मेरी मेमोरी वापस आ गई है। मेरी यादाश्त जो गुम हो गई थी, लगता था आज उनकी यादाश्त भी वापस आ गई है। फैमिली को खुशी हुई, हौसला हुआ, और उस पीर साहब ने कहा मेरा इल्म जहाँ तक भी था मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये बात सच है, जो भी इसके साथ है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब वो इसको मारेगा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी इसको छोड़ेगा भी नहीं। मेरा इल्म यहाँ तक था, मैंने इतना कर दिया कि आस्ता आस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, लेकिन इसको टाइम लग जाएगा, वो इसको मार नहीं सकेगा। वो समझ गए कि उनके जितना बस में था उन्होंने उतना किया। वो समी को लेके वहाँ से आए, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया अब यहाँ पे रहना बेकार है, इतना पैसा लग चुका, जितना हो सकता था हो गया, अब हमें वापस स्वीडन चला जाना चाहिए। अब वो फैमिली समी को लेके वापस स्वीडन चली गई। और आज इस स्टोरी को सुनाने से पहले जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे यही कहा गया कि अभी भी समी नॉर्मल नहीं है। वो गुमसुम सा रहता है, बिल्कुल खामोश रहता है, कभी कभी बीवी से बात करता है। अब पहले तो बोलता ही नहीं था ना, अब कभी कभी बीवी से भी बात कर लेता है, लेकिन ऐसा ही है जैसे एक जान जिसके अंदर सांस भी है, सांस चल भी रही है, लेकिन कोई उसकी यादाश्त नहीं है। वो जिंदा बंदों में एक मुर्दा सी लाश है, एक ही जगह पे बैठा हुआ, एक ही जगह को टिकटिकी बांधे देखी जाएगा, और बहुत कम किसी से बात करेगा। आज भी वो ज़िंदगी की तरफ लौट नहीं सका, और अभी तक ये बात भी फैमिली नहीं जानती कि उसकी गर्दन में आके पड़ा था, अब चला गया है या अभी भी उसके साथ है। बीवी ने कई दफ़ा उससे इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना ही बीवी को खुशी है कि उसका शौहर कम से कम बात तो कर लेता है, बात का जवाब तो दे देता है, कम से कम होश में तो आ गया है, बेहोश तो नहीं है, कम से कम उस सिलसिले से तो निकल आया जिसमें मसनूई तरीके से नालियों के ज़रिए उसको खुराक जाती थी। अब कम से कम खा तो लेता है, सूख के हड्डियों का ढांचा हो गया है, लेकिन कम से कम खा तो लेता है, बात सुन तो लेता है, कभी कभी जवाब तो दे देता है। लेकिन आज अभी तक वो नॉर्मल नहीं हो सका। जब ये मुझे कहानी सुनाएगी तो मैंने पहली ऑफ़र उनको ये की है, मैंने कहा मैं तो खुद से कहता होता हूँ शफा देना अल्लाह का काम है, कोशिश करना इंसान का काम है। मैं दावा नहीं करूँगा, बहुत सारे लोगों का मैंने जब इलाज किया है तो वो इसलिए शफायाब हुए हैं कि मैं भी फ़ी सबीलिल्लाह इसलिए करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात से कहता हूँ जो तूने मुझे सिखाया, जो तूने मुझे अता किया,
तेरे ही मखलूक, तेरे ही बंदों के लिए मैं पढ़ता इस नीयत से हूं कि शफा देना तेरा काम है, क्योंकि तेरे ही कलाम को मैं पढ़ रहा हूं, तेरा कलाम बरहक है। और जब बरहक चीज़ को इंसानियत की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, मदद के लिए पढ़ा जाए और इस यकीन कामिल से पढ़ा जाए जिसका कलाम वही जाने, शफा भी उसी ने देनी है, तो ये कैसे पॉसिबल है शफा नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं उस फैमिली से आज मुखातिब कैमरे के ज़रिए हूँ और उनको कह रहा हूँ, आप इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो मैं आज तक नाउमीद नहीं हुआ। मैं आज तक गिनवा नहीं सकता कि कोई केस ऐसा मुझे याद हो कि मैं उसमें नाउमीद लौटा हूँ या अल्लाह ने मुझे उसमें इज़्ज़त ना दी हो, क्योंकि जब मैं कर लेता हूँ और इज़्ज़त मुझे मिलती है तो वो रब मुझे इज़्ज़त देता है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। जिस दिन मेरी नीयत में खोट आ गया मुझे वो रब इज़्ज़त नहीं देगा। आज भी मेरी नीयत यही है, रब मुझे इज़्ज़त देगा, इंशाल्लाह आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन कामिल के साथ कह रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरी ख्वाहिश ये होगी मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, पहले की भी, इलाज से पहले की भी, और इलाज के बाद भी इंशाल्लाह जब वो ठीक होंगे ये वीडियो भी मैं बनाऊँगा। और ये फैमिली जो मेरी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनती है मैं इनके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये एक सच्ची कहानी जो मुझे बताई गई है, अभी भी इस वक्त स्वीडन में है। इंशाल्लाह जल्दी मैं उनसे रब्ता करके रिकॉर्डिंग करके मैं आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करूँगा। उनके लिए मैं दुआ गो हूँ, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला इस मुसीबत से उनको छुटकारा हासिल हो, अल्लाह की रहमत उनके साथ शामिल हो। और अगर मैं वसीला हूँ या कोई और वसीला बनता है, वो जो रब चाहेगा वही होगा, तो वो वसीला जल्द उन तक पहुँचे और वो बिल्कुल सेहत याब हो जाए। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है +92, पाकिस्तान से बाहर वाले इस कोड को मिलाएंगे, पाकिस्तान का कोड है +92 313 66 555 00। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। इस नंबर पे आप भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कीजिए। ये जो फैमिली जिससे मैं मुखातिब हूँ, आप लोग भी मुझसे इसी नंबर पे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मेरा आपका रब्ता जल्दी हो जाएगा। और जितने भी इमरजेंसी वाले केस होते हैं उनसे मैं खुद रब्ता करता हूँ। तो स्टोरी अगर आप मुझे भेजना चाहेंगे तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, एक ही लंबा मैसेज हो, या फिर लिख के भेजें, लफ्ज़ नीचे स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी लिख के भेजिएगा। सो आज की स्टोरी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है, ढेर सारी दुआओं के साथ। इन सब देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुबह आमीन। खुदा हाफिज़।